Good morning to all. Students, we had already discussed चैप्टर 2 हिस्ट्री न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। और न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में हमने कई टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे एमरजेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टीज़, किस तरह से न्यू डायनेस्टीज एमर्ज हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, वेलफेयर फॉर वॉर, युद्ध के लिए, धन के लिए किस तरह से युद्ध होते थे, एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम किस टाइप का था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटर जो सेंटर था वो किस तरह का था, कैसे बनाया गया था, टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में हमने पढ़ा था, ब्रॉन्ज कल्चर्स के बारे में हमने पढ़ा था, परसस्तेज के बारे में पढ़ा था और लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ा था। किस तरह से नए राजा थे, किस तरह से उन्होंने अपना नया किंगडम बना लिया था, उन सब की सारी बातें हमने पढ़ी थी। और टुडे वी विल लर्न अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। आज हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली के सुल्तान कौन थे, उन्होंने किसने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। इस तरह की सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में दिल्ली सुल्तान्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम दिल्ली सुल्तान्स के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के में पढ़ेंगे, द कंसेप्ट्स ऑफ द सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे और अबाउट रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि राजपूत डायनेस्टी है, अर्ली टर्किश रूल, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। और फाइटिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बर्थ राइट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन चैप्टर 2 वी सो दैट regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdom। आपने चैप्टर 2 में देखा होगा कि कावेरी डेल्टा जो रीजन था उसके आसपास बहुत सारे किंगडम, बड़े बड़े किंगडम जो थे उसके बड़े बड़े जो राज्य थे वो उसके केंद्र बन गए थे। कावेरी डेल्टा के ही आसपास लोग रहने लग गए थे। Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी किंगडम की कैपिटल उस टाइम पे दिल्ली नहीं थी। That was because Delhi became an important city only in the 12th century। इसका एक रीज़न यही था कि दिल्ली जो था वो इम्पोर्टेंट सिटी बना था 12th सेंचुरी में। इसका मेन रीज़न यही था कि दिल्ली 12th सेंचुरी में ही इम्पोर्टेंट सेंटर बना था। टेक ए लुक एट टेबल फर्स्ट। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत। टेबल फर्स्ट को हम देखेंगे कि दिल्ली सबसे पहले तोमारा राजपूतों का जो किंगडम था उन्हीं की ही कैपिटल बनी थी। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, ऑल्सो रेफर्स टू द चाहमान्स। 12th सेंचुरी में जो चौहान्स थे, जिनको चाहमान्स के नाम से भी जाना गया था, जो अजमेर के चौहान्स थे, तोमरों को उन्होंने हरा दिया था। इट वॉज अंडर द तोमारास एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम ए इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। और उसी टाइम पे दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था। मैनी रिच जैन्स मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। और उसी टाइम पे जो रिच जैन मर्चेंट्स होते थे वो सिटी में रहते थे। बहुत सारे टेम्पल्स को उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, वहाँ पे बनवाया था। वहाँ पे वो कॉइन्स को मिंट करते थे, कॉइन्स बनाते थे और उस कॉइन को उस टाइम पे दहलीवाल के नाम से जाना जाता था। और उस दहलीवाल जो कॉइन था उसका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलन था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
Delhi into a capital that controlled a vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. जब वास्ट दिल्ली जो था उस टाइम पे कैपिटल बन गया था, तो एक बहुत बड़े एरिया में दिल्ली फैल गई थी और दिल्ली एक बड़ी सल्तनत के रूप में देखी जाने लगी थी। उसकी फाउंडेशन जो थी बहुत बड़ी हो गई थी और ये कब बढ़ी थी? 13th सेंचुरी की शुरुआत में ही ये काम हो गया था। टेक अ लुक at table first again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate। हम टेबल फर्स्ट को देखेंगे, उसमें 5 डायनेस्टीज दे रखी हैं और वो 5 डायनेस्टीज मिलके ही दिल्ली सल्तनत को बनाती हैं। और वो 5 डायनेस्टीज कौन सी हैं? जैसे टर्किश रूल थे, फिर खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। यही 5 डायनेस्टीज थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बनाया था। द दिल्ली सल्तनत built many cities in the area that we now known as Delhi। कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें बहुत सारी सिटीज़ थी और उन सिटीज़ को मिला के ही दिल्ली बनी थी। लुक एट द मैप फर्स्ट। हम मैप फर्स्ट में देखेंगे एंड लोकेट दिल्ली ए कोहिना, सिरी और जहांपना। इन तीनों को हम देखेंगे, लोकेट करेंगे इस मैप में। एक तो सिरी, एक दिल्ली, एक कोहिना और एक जहांपना। तो ये उस टाइम का मैप है जो दिल्ली के आसपास कुछ सेंटर स्थापित किए थे। कुछ राजाओं ने अपने अपने एरिया बना रखे थे, जैसे फिरोजाबाद, फिरोज़ा कोटला, ऐसे ही ये तुगलकाबाद, अबीदाबाद, ऐसे ही हौज खास, ये सिरी जो इसमें पूछ रखा है कि दिल्ली, एक कोहिना, सिरी और जहांपना। तो ये हमारा सिरी है, ये कुछ इलाके हैं जिनसे दिल्ली मिलके बनी थी। सिरी है, ये जहांपना है और ये दिल्ली है कोहिना है। यहाँ पे कुतुब मीनार है, ये हौज ए सुल्तानी है, ऐसे तुगलकाबाद है। ये कुछ ऐसे एरिए मैप में शो कर रखे हैं जो उस टाइम पे कुछ किंग्स ने अपने अपने एरिए में इन एरियो को ले रखा था। लुक एट टेबल फर्स्ट। और इसमें फर्स्ट डायनेस्टी है राजपूत डायनेस्टी। उस टाइम पे राजपूत डायनेस्टी जो थी उसी के ही अंडर में थे ये सारे, जैसे तोमाराज थे, अनंगपाल थे और चौहान्स थे, पृथ्वीराज चौहान थे। इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से शासन किया था। जैसे तोमाराज जो थे इन्होंने 12th सेंचुरी में शासन किया था और अनंगपाल जो थे, अनंगपाल ने 1130 से 1140 तक शासन किया था। फिर ऐसे चौहान्स ने इतने टाइम तक शासन किया था। फिर पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने भी इतने टाइम तक शासन किया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बाद अर्ली टर्किश रूल आया और अर्ली टर्किश रूल जो था वो 1192 से और 1206 से स्टार्ट हुआ। इनके बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जो मोहम्मद गोरी जो थे वो आए थे और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया था और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और मोहम्मद गोरी जीत गए थे। मोहम्मद गोरी ने ही ये बीच का जो पीरियड था इसमें मोहम्मद गोरी ने शासन किया था और मोहम्मद गोरी ने इंडिया में आके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने लूटा था। सोमनाथ टेम्पल का नाम आपने सुना होगा, वो भी उन्होंने ही लूटा था। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड बच गया है इसमें मोहम्मद गोरी ने शासन किया था। अर्ली टर्किश रूल। अर्ली टर्किश रूल जो था वो 1206 से लगा के 1290 तक था। इसमें सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इसमें यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने शासन किया था, रूल किया था मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी का ही एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाई थी। तो
मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो टर्किश रूल जो थे इनको हम ममलुक या स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी रूलर्स थे ये सारे स्लेव रहे थे। तो मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाई थी। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन जो था वो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज करेज, फाइटिंग स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज़। इसमें ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज़ थी, लड़ाई करने की अच्छी स्किल्स थी, और लगातार 4 साल तक इन्होंने रूल किया था। ड्यूरिंग हिज रीजन ही डिवोटेड हिज एंटायर अटेंशन इन द स्ट्रेंथिंग हिज पोजीशन एंड किंगडम। वो एक किंग हार्टेड मैन था, जस्टिस में अच्छा विश्वास रखता था, और मोहम्मद गोरी का स्लेव था। अब उसके बाद इन्होंने 1206 से लगा के 1210 तक रूल किया था, और इसके बाद 1210 से और 1236 तक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने रूल किया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो भी एक कुतुबुद्दीन जो थे उसके सक्सेसर ही थे। उन्होंने क्या किया था कि ही ऑर्गेनाइज द रूलिंग नोबिलिटीज ऑफ द पीरियड कॉल्ड चालीसा। चालीसा का नाम आपने सुना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन था। अपने पीरियड में उन्होंने एक चालीसा की स्थापना की थी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को के सिस्टम को देखता था। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू द मैनी स्मॉल और बिग पीसीज ऑफ लैंड। उन्होंने अपना जो एम्पायर था उसको डिवाइड कर दिया था कुछ छोटे और कुछ बड़े पीसीज में, जिसको इक्ता के नाम से जाना गया था, इक्ताज के नाम से जिसको जाना गया था। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स, और सिल्वर कॉइन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। कुछ कॉपर कॉइन्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। जो सिल्वर कॉइन्स थे उसको टका के नाम से जाना जाता था, और जो कॉपर कॉइन्स थे उनको जीतल के नाम से जाना जाता था। दीज कॉइन्स वर यूज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, और इनके जो बनाए गए सिक्के थे वो सल्तनत पीरियड में चलते थे। उसके बाद है रजिया सुल्तान। रजिया जो थी एक फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने सबसे पहले रूल किया था। इन्होंने 1236 से और 1240 तक शासन किया था। तो शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मिडवल वर्ल्ड। शी वॉज ए ब्रेव और इंटेलिजेंट लेडी। उसमें एक अच्छा रूलर होने की क्वालिटी थी। शी वॉज एन एक्सीलेंट हॉर्स वुमेन। शी ड्रेस्ड लाइक ए मैन, एक जैसे मैन ड्रेस पहनते उसी टाइप की वो ड्रेस पहनती थी। उसकी पर्सनैलिटी एक आर्मी में कोई आर्मी मैन जो होता है उसकी तरह ही दिखाई देती थी। उसके बाद है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक रूल किया था। तो बलबन जो थे एक एक्सपीरियंस्ड एंड कैपेबल रूलर थे। ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू स्ट्रेंथ हिज पोजिशन एज ए किंग। ही डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम द मंगोल इन्वेंशन एंड फ्रॉम द इंटरनल रिबिलियंस। उन्होंने मंगोल रिबिलियन जो थी उनसे भी लड़ा था, और जो इंटरलैंड जो रिबिलियंस होती थी उनके साम्राज्य में, उनके किंगडम में जो भी रिबिलियंस होती थी उसको भी वो अच्छे तरीके से ठीक कर लेता था। उन्होंने 1266 से लगा के 1282 तक रूल किया था। इसके बाद है खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी जो थी वो 1290 से लगा के 1320 तक चली थी खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी राजा थे। उन्होंने 1290 से लगा के 1296 तक रूल किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो 1290 में 1290 में ही गद्दी पर बैठे थे।
और जब गद्दी पर वो बैठे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर के ही थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, और उन्होंने ही खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था। पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, और पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा कि जो रणवीर थे उन्होंने अपने चाचा को मार दिया था। उनके जो चाचा थे वो ही जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद नंबर आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लगा के और 1316 तक रूल किया था। अलाउद्दीन खिलजी वॉज ए ब्रिलियंट जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उसका ड्रीम था कि वो पूरे वर्ल्ड पे शासन करे, पूरे संसार को वो जीत ले। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर और सिकंदर ए सानी। वो अपने आप को एक तो अलेक्जेंडर और सिकंदर ए सानी अपने आप को वो मानते थे। ही ऑल्सो अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। उन्होंने एक्सपेंशन की जो पॉलिसीज़ थी उनको अडोप्ट किया था। अपने रीजन के दौरान, अपने टाइम के दौरान उन्होंने अपनी बाउंड्रीज जो थी, सल्तनत की जो बाउंड्रियाँ थी उनको एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था उनको। और अपनी सल्तनत की बाउंड्रीज उन्होंने विंध्याचल से लगा के और डेक्कन तक बढ़ा ली थी। नेक्स्ट आती है तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी जो थी वो 1320 से लगा के 1414 तक चली थी। उसमें फर्स्ट था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक वॉज एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन एबल मिलिट्री कमांडर। वो एक एबल मिलिट्री कमांडर भी रहे हैं। वो 1325 में वो मर गए थे और उससे पहले ही उनका शासन ख़त्म हो गया था। उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने 1324 से 1351 तक उन्होंने रूल किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो उन्होंने अपनी सल्तनत को बहुत फास्टेस्ट एक्सटेंड किया था, बहुत जल्दी उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ा लिया था। इब्न बतूता जो थे वो भी इन्हीं के शासनकाल में ही आए थे। इब्न बतूता ट्रेवल्ड फ्रॉम द मोरक्को टू इंडिया। वो मोरक्को से इंडिया में आए थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। वो चीफ काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किए गए थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपॉइंट किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को वृष्ट फूल कहा जाता था, मूर्खों का मूर्ख उनको कहा जाता था, मैडमैन भी उनको कहा जाता था। और मैडमैन भी उनको कहा जाता था। और उन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से शासन किया था। 1351 में वो मर गए थे। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक रूल किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक वॉज ए किंग हार्टेड, पीस लविंग एंड जस्ट रूलर। ही अडोप्टेड लिबरल पॉलिसीज टू गेन सपोर्ट टू द नोबल्स, आर्मी और उलमाज। उन्होंने अपने जो नोबल्स थे उनकी हेल्प से, आर्मी की हेल्प से और जो उलमाज जो थे उनकी हेल्प से ही अपनी जो पॉलिसीज़ थी उनको आगे बढ़ाया था। फिरोज शाह तुगलक रीजन इज स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर द वेरियस पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। उनका शासनकाल पब्लिक जो वेलफेयर स्कीम्स थी उनके नाम से ज़्यादा याद किया जाता था। इस्टेब्लिश्ड न्यू टाउन्स, एजुकेशनल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। उन्होंने बहुत सारे नए टाउन्स को इस्टेब्लिश किया था, एजुकेशनल सेंटर्स को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी उन्होंने बनवाए थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद है सैयद डायनेस्टी। ये नेक्स्ट डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में 1414 से लगा के 1451 तक शासन हुआ था और इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे खिलजी खान। खिलजी खान इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे। खिलजी खान
was a local governor. He called himself as the Viceroy of Timur and found the Sayyid dynasty. He was the established ruler of the Sayyid dynasty. ये एक योग्य रूलर, एबल रूलर माना जाता था सैयद डायनेस्टी का। तिमूर का विसरॉय था, उन्होंने सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया था। नेक्स्ट है लोदी डायनेस्टी, और लोदी डायनेस्टी में यहाँ पे बहलोत लोदी दे रखा है। बहलोत लोदी के बाद सिकंदर लोदी भी थे, और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी भी थे। तो पहले बहलोत लोदी को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहलोत लोदी जो थे अफ़गान रूलर थे। ही फाउंड द लोदी डायनेस्टी, इन्होंने लोदी डायनेस्टी को फाउंड किया था। इसके बाद आए थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी was the greatest of the Lodi rulers. He controlled the Ganga Valley as far as the western Bengal. He found the new city of Agra in 1505 and made it his capital. इन्होंने गंगा वैली से लगा के और वेस्टर्न बंगाल तक कंट्रोल कर लिया था अपने एरिया पे। उन्होंने अपनी जो सिटी थी, एक आगरा सिटी, उसको अपनी कैपिटल बना लिया था 1506 में। और उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो थे उन्होंने 1517 से और 1526 तक रूल किया था। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तानत। दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी सबसे लास्ट रूलर था। ही वॉज हार्श और क्रूर और अनपॉपुलर रूलर। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, तो उस टाइम पे वो बाबर के द्वारा मारा गया था। हिज डेथ मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, और उसकी डेथ के बाद ही मुगलों का रूल इंडिया में सेटअप हो गया था। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में देखेंगे कि दिल्ली सुल्तान्स जो थे उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया था। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are the histories। तारीख मतलब सिंगुलर और त्वारिख प्लूरल, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans। ये कहता है कि इसमें इंस्क्रिप्शंस, कुछ कोइंस और कुछ आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स होती थी उनको बनाने की एक कला थी जिसको आर्किटेक्चर कहा जाता था। ये बहुत सारी चीज़ें उस टाइम की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। हिस्ट्री की जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं हिस्ट्री की, वो हमें इनके थ्रू प्रोवाइड होती है। तारीख एक सिंगुलर वर्ड होता है और त्वारीख एक प्लूरल वर्ड होता है, रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज। और दिल्ली सुल्तान्स के अंडर, दिल्ली सुल्तान्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक पर्शियन लैंग्वेज थी, उसमें लिखा गया था। पर्शियन मतलब फारसी एक भाषा थी, उस टाइम पे फारसी भाषा ही ज़्यादा चलती थी, इसलिए फारसी लैंग्वेज में ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी था वो सब लिखा गया था। द ऑथर्स ऑफ द त्वारीख वर लर्नड मैन, secretaries, administrators, poets और courtiers who both recounted events and advised rulers on the governance, emphasizing the importance of the just rule। जो त्वारीख के ऑथर्स थे वो लर्न मैन होते थे, कुछ उसके सचिव होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, कुछ पोइट्स होते थे, और उसके दरबार में रहने वाले कुछ दरबारी जो लोग थे, दरबार में रहने वाले जो लोग थे वो होते थे। वो सभी ऐसे व्यक्ति होते थे जो सारे के सारे लर्न मैन होते थे, विद्वान होते थे, और वो इन सारी जो इवेंट्स होती थी, जो सारी घटनाएं होती थी उनको बताते थे।
रूलर को एडवाइस देते थे और जस्ट रूल करने के लिए, न्याय संगत जो न्याय होता था उसी के बल पर ही राजा को शासन करने के लिए कहते थे। Keep the following additional details in mind. The first authors of the Tariq lived in the cities, mainly Delhi. कहता है कि कुछ एडिशनल डिटेल्स इसमें दे रखी हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसमें कहता है कि द ऑथर्स ऑफ द त्वारीख के जो ऑथर्स होते थे वो मेनली सिटीज़ में ही रहते थे, हार्डली एवर इन विलेजेस, वो कभी कभार ही गाँव में शायद रहते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स, वो रिच रिवार्ड्स की होप में ही सुल्तान को, रिच रिवार्ड्स के लिए ही वो सुल्तान को अच्छे इनाम पाने के लिए वो सुल्तान के लिए जो रूलर्स होते थे उनके लिए इतिहास में सब कुछ लिखते थे। दीज ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एंड आइडल्स social order based on the birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. थर्ड पॉइंट में कहता है कि ये कुछ ऑथर्स होते थे जो रूलर्स को बर्थ राइट पे और जेंडर डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है जो लिंग भेद उस टाइम पे होते थे, जो एक मेल और फीमेल के बीच में जो भेदभाव किए जाते थे उन पर आधारित अपना एक अच्छा समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते रहते थे वो, लेकिन उनके विचार से सभी लोग सहमत नहीं होते थे। इन 1236 द सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। 1236 में जो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, वो रजिया सुल्तान बनी थी। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। मिनहाज ए सिराज जो थे उस टाइम के एक हिस्टोरियन थे, वो कहते हैं कि रजिया अपने सारे बहन भाइयों में, अपने जितने भी ब्रदर्स थे उसके सभी में अच्छी क्वालिफाइड थी और इंटेलिजेंट भी थी, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर। लेकिन फिर भी मिनहाज सिराज उसको एक क्वीन के रूप में, एक रूलर के रूप में नहीं देखना चाहते थे, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे वो। नोर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू द रूल इंडिपेंडेंटली। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। लेकिन जो दरबारी होते थे, जो नोबल्स होते थे, वो भी उसके जो इंडिपेंडेंटली रूप से वो शासन करती थी, जो रूल करती थी, उससे खुश नहीं थे। वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने 1240 में अपनी गद्दी, अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था और उसे 1240 में हटा दिया गया था। एक मैप के थ्रू हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन जो था गैरिसन टाउन से एम्पायर तक किस तरह से हुआ था और कितना कितना हुआ था। मैप में कुछ ऐसे एरियाज़ दे रखे हैं जो गैरिसन टाउन के अंदर आते हैं। गैरिसन टाउन क्या था? गैरिसन टाउन एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी विद सोल्जर्स के साथ, जिसमें सोल्जर्स रहते थे। ऐसे एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी जिसको गैरिसन टाउन कहा गया था। इसमें बहुत सारे एरियाज़ दे रखे हैं जो गैरिसन टाउन के अंडर में आते थे। जैसे इसमें दे रखा है राजकोट, दे रखा है नदाना, दे रखा है मुल्तान, एक उच्च, अजमेर, दिल्ली, हांसी और रणथंभौर दे रखा है, बनारस दे रखा है, अवध दे रखा है, लखनौती दे रखा है। इस तरह के बहुत सारे एरियाज इसमें दे रखे हैं और एरियाज हमें बताते हैं कि गैरिसन टाउन जो थे वो कहाँ से कहाँ तक फैल रखे थे, कितना एरिया जो था वो फोर्टिफाइड एरिया था और उस फोर्टिफाइड जो सेटलमेंट थी वही गैरिसन टाउन थी। तो इसमें इस मैप के थ्रू बता रखा है कि कितना एरिया गैरिसन टाउन में आता था, कौन कौन से एरिए
गैरिसन टाउन में आते थे उनके नाम भी इसमें दे रखे हैं कि गैरिसन टाउन में कौन कौन से एरियाज आते थे। Students, this is enough for the today's lecture. You must go throughout the chapter once again yourself for better understanding. At the end of the chapter, I will provide you PDF for keywords, question answer, extra questions, give reason, differences, etc., which will be available on the school website, but at the end of the chapter. और स्कूल वेबसाइट इज़ www.srikrishnapublicschool.in। थैंक यू।